अपने कलम में स्याही भी भर लेते हैं। ठीक है जी। और मेरा ख्याल ये कलम में स्याही जो है ना वो ये वाली भरते हैं, ये दूसरे कलर की। कौन सी वाली? ये वाला कलर ज्यादा अच्छा। चलो अच्छा बच्चों, अब देखिए रिटर्न की तो बात पिछले लेक्चर में क्लियर हो गई थी कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम आमदनी को कैलकुलेट करते हैं ताकि टैक्स का हिसाब किताब किया जा सके और असेस किया जाए कि कितनी टैक्स लायबिलिटी बनती है एक इंडिविजुअल पे, एक पर्सन। अब मसला ये है कि यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन फॉर फर्निशिंग रिवाइज रिटर्न। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हम रिटर्न फाइल कर देते हैं और फिर हमें एहसास होता है कि नहीं यार, वो मुझे अब याद आया कि इस साल तो हमने एक नई टोयोटा खरीदी थी या इस साल तो हमने नई यॉरिस खरीदी थी, वो तेरा भला हो जाए तो तू भूल गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। अगर ये जाहिर है, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं जहां हमने ट्रांसफर कराई होगी साइज वालों ने तो फॉरेन डाटा भेज दिया होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि जी फला वहीद साहब हैं, उन्होंने इस साल टोयोटा यॉरिस खरीदी है, तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो लिहाजा ऐसी सूरत में हमारी मजबूरी है कि हमें टैक्स रिटर्न जो है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, यानी उसे दोबारा से बुला कर ठीक करना होगा और पिछली रिटर्न को छोड़कर नई रिटर्न सबमिट करनी पड़ेगी। इसको हम कहते हैं रिटर्न का रिवाइज होना। ठीक है, तो इसका मतलब ये आपको समझ ही आई कि हम रिटर्न फाइल कर चुके हैं, लेकिन फाइल करने के बाद ख्याल आया है कि कुछ ट्रांजैक्शन गालिबन रह गई हैं, तो हमें इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो कहता है अ पर्सन हु डिस्कवर ओमिशन, यानी कुछ रह गया या कोई वैल्यू रॉन्ग स्टेटमेंट दे दी इन रिटर्न फर्निश्ड बाय हिम, he may revise the after fulfilling following condition। तो वो रिटर्न दोबारा फाइल कर सकता है, ये कंडीशन फुलफिल कर ले। पहली कंडीशन ये है कि it is accompanied by the revised account and revised audit accounts। यानी जाहिर बात है, जब तुम दोबारा रिटर्न फाइल कर रहे हो तो वो जो तुम्हारी अकाउंट्स थी वो अकाउंट्स तो चेंज हुई होंगी, तो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट यानी इनकम स्टेटमेंट वगैरह अब अपडेट करके पहले से तुमने रखी हो, यानी ये बनी हुई चाहिए। दूसरी बात ये है कि टैक्स पेयर फाइल द रीजन फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न। अब जाहिर है अगर इस तरह हम मजाक में पढ़ेंगे तो इससे तो रोज रिटर्न जमा होंगी और फिर वापस हुआ करेंगी। तो इसलिए थोड़ा सा जिम्मेदार लोगों को बनाने के लिए हमने कहा है कि इन राइटिंग साइन करके तुम्हें वजूहात बतानी पड़ेंगी कि क्या हुआ था एक्चुअली, कि तुम इतनी बड़ी बात भूल गए। तो वो ये कह सकता है कि इस साल असल में क्या हुआ था कि जी मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बीमार हो गया था, या ये हुआ था कि मेरे भाई ने गाड़ी रजिस्टर्ड कराई थी और उस वक्त उसने कहा था उसके नाम होगी, मैंने गौर नहीं किया, मैं गाड़ी चलाता रहा और मुझे लेटर ऑन पता चला कि ये तो मेरे नाम है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो मैंने कहा चलो यार इसको रिवाइज करते थे, या कोई और साउंड रीजन बनाई जा सकती है। ये भी आप कह सकते हैं, मतलब जाहिर है कमिश्नर भी इंसान होते हैं, आप उन्हें कह सकते हैं कि इस साल मेरी मंगनी टूट गई थी, या इस साल जो है मेरी मंगेतर रूट कर किसी और से, सॉरी ऐसे बड़े बड़े रीजन नहीं बनाने चाहिए। अच्छा नहीं, तो इट इज अकम्पनाइड बाय अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इन राइटिंग। अच्छा, जब आप ये रिवाइज रिटर्न फाइल करें ना, तो इसके अंदर कमिश्नर ने जो इजाजतनामा दिया, क्या दिया है? इजाजतनामा, वो भी साथ होना चाहिए कि मैंने इजाजत ली थी। However, in this condition, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर ये सूरत-ए-हाल, कौन सी सूरत-ए-हाल? कि इफ रिवाइज रिटर्न फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ फाइलिंग, तो अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप ये कर देना तो फिर आपको कोई मसला नहीं, फिर आपको कोई परेशानी नहीं, फिर आप रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन 60 दिन के बाद करते हैं तो फिर आपको इजाजत लेनी जरूरी है। तो बार आप पास अपना अकाउंट अपडेटेड अप होना चाहिए, पहले आप गलती कर चुके हैं, आपके पास आपको जो है वो रीजन रिटर्न में देनी चाहिए और कमिश्नर का इजाजतनामा आपके पास होना चाहिए। लेकिन अगर 60 दिन से कम है तो इजाजतनामे की कोई जरूरत नहीं है, गो अहेड एंड रिवाइज इट। ठीक है जी, हम यहाँ लिखते हैं, देखिए आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल की
ओरिजिनल रिटर्न फाइल की। उसके फाइल करने के कुछ अरसे बाद आपको एहसास हुआ, लेकिन आप अपनी सोचों में बड़े क्विक हैं, आपको जल्दी एहसास हो गया, यानी आपको विद इन 60 डेज जो है ना एहसास हो गया कि आपसे ये गलती हो गई है। तो फिर आपको कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप विदाउट अप्रूवल ही क्या करेंगे, विदाउट अप्रूवल ही आप जो है वो इसको सबमिट। लेकिन अगर आप ढीले हैं, स्लो है, काफी स्लो है, और आप आफ्टर 60 डेज सबमिट कर रहे हैं, तो फिर 60 डेज के बाद करें तो फिर जाहिर बात है आपको अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, वरना जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बच्चों बात होगी कि अगर 60 दिन के अंदर कर लो तो कोई मसला नहीं, 60 दिन के बाद करो तो ये दो चीजें तो जरूरी है, फिर तीसरी चीज बेशक तुम ना लो, लेकिन 60 दिन से ऊपर हो गए तो फिर इसकी जरूरत है। अब यहाँ पे एक और बात आ गई, मोर ओवर वेयर कमिश्नर हैज नॉट मेड ऑर्डर फॉर अप्रूवल फॉर रिवीजन ऑफ रिटर्न before expiration of 60 days from the date when revision of return was sought, the approval required shall be deemed to have granted by the commissioner। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि 60 डेज गुजर गए और आपको अब अप्रूवल की जरूरत है, तो आपने अप्रूवल के लिए जो है वो अप्रूवल के लिए आपने क्या किया, अप्रूवल के लिए आपने सबमिट कर दी है रिक्वेस्ट, वो फॉरवर्ड होगी कमिश्नर को। अब कमिश्नर का भी मसला है कि कमिश्नर भी चुस्त भी हो सकता है और सुस्त भी हो सकता है। तो अगर तो वो चुस्त है तो वो बिफोर 60 डेज, यानी बिफोर 60 डेज का मतलब है बिफोर 60 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ रिक्वेस्ट, सबमिशन के बाद के 60 दिन के अंदर अंदर वो आपको अप्रूवल दे देता है, तो फिर अप्रूवल अटैच की जाएगी। लेकिन अगर वो सुस्त है और 60 डेज पास हो गए हैं लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, नो आंसर, कोई जवाब नहीं आया, तो फिर ये समझा जाएगा कि ये आपको अप्रूवल मिल चुकी है, चूंकि इसका मतलब ये है कि अप्रूवल हो गई। वरना कमिश्नर की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाता, ऑब्जेक्शन भी नहीं आया तो फिर हम इसको खामोशी का मतलब हाँ ही समझा जाएगा, खामोशी का मतलब हाँ ही समझा। तो फिर सिचुएशन तो ये बनी कि अगर रिटर्न गलत फाइल होगी या 60 दिन के अंदर अंदर है तो विदाउट अप्रूवल ही सबमिट हो जाएगी। 60 दिन से ऊपर हो गए तो अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर 60 दिन से पहले जवाब आ जाए कमिश्नर का तो फिर वो जवाब साथ लगाए और रिटर्न रिवाइज कर दें, और अगर उसका जवाब आएगा ही नहीं या आता ही नहीं, 60 दिन गुजर जाते हैं, तो फिर आप उसके बगैर ही 61वें दिन, 62वें दिन, 63वें दिन उसको रिटर्न को सबमिट कर दें। क्लियर? यहाँ लॉ में कोई डेज मुकर्रर नहीं किए, लेकिन कॉमन सेंस यही प्रिवेल करती है कि अप्रूवल 60 दिन में नहीं आई, आप रेडी बैठे तो 61वें दिन, 65वें दिन सबमिट कर दें, बस इससे ऊपर रख दें। अच्छा बच्चों, तो एक बात तो ये होगी। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर द कंडीशन ऑफ अप्रूवल नॉट अप्लाई, यानी ये जो आप सीख के है ना वो सारा आप पढ़ते हैं ना, कंडीशन नॉट अप्लाई शैल बी डीम्ड टू हैव ग्रांटेड बाय कमिश्नर, मजीद मंजूरी की शर्त लागू नहीं होगी। इसके तहत मतलूबा मंजूरी कमिश्नर के जरिए दी गई समझी जाएगी। कि यानी 60 दिन तक जवाब नहीं आया तो यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन बन गई है तो समझा ये जाएगा कि कमिश्नर की तरफ से अप्रूवल आ गई है। उसके अंदर पहला क्या है, द कमिश्नर हैज नॉट मेड ऑर्डर, कमिश्नर ने ऑर्डर ही नहीं दिया, यानी उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। ठीक है जी, उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। इन रिटर्न फॉर सबमिटिंग अगेन रिटर्न बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट जब हमने रिवीजन के लिए सोच की थी, उसने देखी थी रिक्वेस्ट। तो कहता है कमिश्नर ने रिटर्न पर नजर सानी की दरखास्त की तारीख के 60 दिन के
मियाद के खत्म होने से पहले रिटर्न दोबारा जमा कराने के लिए तहरीरी तौर पर मंजूरी का हुक्म नहीं दिया तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। ये ऊपर लिखा है ना कि जरूरत नहीं है। मजीद बड़ा ये है कि यू डोंट नीड टू हैव, ये समझा जाएगा कि अप्रूवल आ चुकी है अगर उसने अप्रूवल भेजी ही नहीं। या फिर दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये हो सकती है इफ इट इज, हम बात ये कर रहे थे कि अगर हमें कभी रिटर्न गलत सबमिट हो जाए तो हम 60 दिन के अंदर अंदर बगैर किसी इजाजत के रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसका एहसास 60 दिन के बाद हो तो हमें कमिश्नर से अप्रूवल लेने की जरूरत पड़ेगी। हम अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट भेज देंगे, ठीक है। अब अगर वो 60 दिन के अंदर हमें अप्रूवल भेज देता है तो ठीक है, नहीं भेजता तो समझा जाएगा उससे अप्रूवल हमें मिल चुकी है। एक कंडीशन इसके अंदर वो है, वो कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है कि ये भी हो सकता है कि हमें अप्रूवल ना आए तो हम क्या कर सकते हैं? अप्रूवल ना आने की सूरत में एक कंडीशन ये हो सकती है कि हम दोबारा सबमिट जब करते हैं 60 दिन के बाद तो सबमिशन की सूरत में सूरत हाल ये पैदा हो जाती है कि हमें गेन हुआ है और जो हमारी इनकम है जब हमने रिवाइज किया तो इनकम इंक्रीज हो गई, तो तब भी हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है। या हमें लॉस हुआ था लेकिन जब हमने रीचेक किया तो लॉस पहले से कम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फिर कंडीशन ये हुई कि 60 दिन से पहले तो पूछने की जरूरत ही नहीं, रिवाइज कर दो। 60 दिन के बाद जो है वो 3 कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन ये बनती है कि 60 दिन के बाद जो है वो आपको जो आमदनी है उसमें इजाफा हुआ है, तो इजाफा हुआ है तो खुशी की बात है, तो आप रिटर्न फाइल कर लें। हमारी तरफ से पूछने की कोई जरूरत नहीं, आपकी आमदनी बढ़ेगी, हमारा टैक्स बढ़ेगा, हमें और क्या चाहिए, फायदे की बात है। अच्छा, और अगर आपका लॉस घट गया है तो तब भी खुशी की बात है, इसमें भी हमारा टैक्स जो है वो बढ़ेगा, ये भी खुशी की बात है, इसमें भी इजाजत की जरूरत है। या आपने सबमिट कर दी थी रिक्वेस्ट और 60 दिन में अप्रूवल आ गई है तो भी सबमिट कर दीजिए, और अगर अप्रूवल 60 दिन तक नहीं आई तो समझा यही जाएगा कि अप्रूवल आ चुकी है, तब भी आप सबमिट कर दीजिए। ये बात होगी बच्चों। अब यहां तक ये बात समझ आइए आप लोगों को, जो भी दोस्त हमारे साथ हैं, मिसाल के तौर पे हसान है, मलिक राहबर है, एक स्टूडेंट हो रहा है, मेरे हस्बैंड का नाम असद है लेकिन जो डिवाइस है इनकी वो नाम कुछ और बता रही है, GGFF टाइप, ठीक है। तो ये क्लियर हो गई। तो अब इसको जो बच्चे नए आए हैं उसको शुरू से सुन लीजिएगा अगर आपको कोई मसला हो। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं अमाउंट ऑफ टैक्स डिफर्ड सरचार्ज एंड पेनल्टीज टू बी पेड अलोंग विद द रिवाइज रिटर्न। अगर आप रिवाइज रिटर्न टाइम पे नहीं करते तो फिर पेनल्टी हो जाएगी, यानी कमिश्नर से इजाजत के बाद फिर भी आप सबमिट नहीं कर पाते तो फिर लेट सरचार्ज लगेगा इसके ऊपर। तो इसमें ये है कि बिफोर द रिसीट्स ऑफ नोटिस, अच्छा आपको भी नोटिस नहीं आया और नोटिस से पहले आप रिटर्न सबमिट कर देते हैं। नोटिस अभी जो भेजना था FBR ने आपको नोटिस भेजना था कि तुम्हारी रिटर्न नहीं आई, 2 महीने गुजर गए, सितंबर भी गुजर गया, तुम्हारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, वो रास्ते में है, कुरियर अभी नहीं आया, और आपने क्या किया है, आपने उससे पहले सबमिट कर दी तो आपको कोई पेनल्टी नहीं होगी। लेकिन अगर नोटिस आपको पहुंच गया है, जाहिर नोटिस वहां का बंदा लेके आएगा तो वो ये तो नहीं कि आप मुकर जाए, तो लिहाजा ड्यूरिंग द ऑडिट, तो ड्यूरिंग द ऑडिट यानी उसका मतलब नोटिस आपके पास आ चुका है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट हो रही है, तो अब 25% पेनल्टी लगेगी डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ, दोबारा फीस सबमिट करने के साथ। तो डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ 25% पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर आफ्टर इशुएंस ऑफ कॉस्ट शो कास्ट नोटिस अमेंडमेंट भी हो चुकी है, यानी अब असेसमेंट भी उन्होंने कर ली और क्या हो गया, टैक्स अवॉइडेड प्लस डिफॉल्ट सरचार्ज,
तो फिर 50% पेनल्टी लगेगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक इत्तला नहीं आई आपने भेज दिया, कोई जुर्माना नहीं है। इत्तला पहुंच गई और उस पर एक्शन शुरू हो गया, लेकिन एक्शन शुरू होने के दरमियान ही आपने रजू कर लिया और मामला को ठीक कर लिया, तो 25% पेनल्टी सरचार्ज के अलावा। लेकिन अगर फर्ज कर लीजिए आफ्टर इशुएंस ऑफ शो काज फॉर अमेंडमेंट कि अब उन्होंने असेसमेंट कर ली है और अमेंडमेंट की वजह भी निकाल चुके हैं कि आपने इस साल 2 गाड़ियां खरीदी थी, एक प्लांट खरीदा था और वो आपकी स्टेटमेंट में नहीं है और हमारे पास इसका प्रूफ है, और अब तुम दोबारा जाओ अपनी इनकम सही करके लाओ, तो फिर आपको 50% पेनल्टी मिलेगी डिफॉल्ट सरचार्ज के साथ आपको जमा करानी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब ये होगा सिंपल कि अभी एक्शन शुरू नहीं हुआ, रास्ते में एक्शन का नोटिस है और आपने सब ठीक कर दिया, नो पेनल्टी। अगर एक्शन का नोटिस आप तक आ गया है, ठीक है, यानी आपने शोकास नोटिस कहता है कि बिफोर द रिसिप्ट ऑफ शोकास नोटिस अभी नहीं आया, लेकिन अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट जो है वो हो रही है, तो ऐसी सूरत में 25% जो है वो पेनल्टी। और लेकिन अगर असेसमेंट कर ली है टैक्स डिपार्टमेंट ने और उन्होंने शोकास नोटिस भेज दिया है, तो इसका मतलब यह है कि अब आपको सरचार्ज के अलावा 50% देना पड़ेगा। अच्छा, अब आ गई बात इसके ऊपर कि एक बात याद रखनी है कि कोई बंदा ये समझे कि मैं टैक्स पेयर हूं और मैंने आगे एक प्रैक्टिशनर रखा हुआ है और जो भी गलती होगी उसका जिम्मेदार जो होगा वो प्रैक्टिशनर होगा, तो ये बहुत गलत बात है। याद ये रखना है, जब भी पकड़े जाएंगे प्रैक्टिशनर का कसूर नहीं होगा, कसूर आपका ही माना जाएगा, अलबत्त कि आप कुछ ऐसा प्रूफ कर दें जिससे ये साबित हो जाए कि आपने अपनी तरफ से सिंसियरली हर चीज बताई थी, लेकिन प्रैक्टिशनर की बेवकूफी से सारा काम खराब है। ठीक है, सो एनीवे एवरी रिटर्न purporting to made or signed by on behalf of person shall be treated as having been duly made by person। अगर किसी के behalf पर साइन करके किसी के behalf पर रिटर्न सबमिट की जाए तो समझा यही जाएगा कि रिटर्न उस बंदे की ही है जिसके लिए रिटर्न फाइल हुई है या जिसके सर पे टैक्स ड्यू है। हाँ, अलबत्ता वो बंदा ये साबित कर दे कि प्रूफ दे दे कि प्रैक्टिशनर से गलती हुई है, उसकी तरफ से नहीं हुई, तो फिर हम ये बात मान लेंगे। अदरवाइज जो भार है, जो जिम्मेदारी है, जो लाइबिलिटी है, वो बहरहाल किसकी है? द पर्सन जिस पे टैक्स जो है वो ड्यू है, उसी की जिम्मेदारी है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे ना एक सवाल डिस्कस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल ये है कि इन इनकम टैक्स the income tax department initiating a proceeding against Mubin issued a demand notice requiring him to pay the outstanding amount of his tax liability for the tax year 2015। उसे एक नोटिस दिया गया कि 2015 में तुम्हारे ऊपर ना कोई टैक्स ड्यू है जो तुमने नहीं दिया, तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करो। However, सेटलमेंट से पहले मुबीन जो है उसका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब क्या होगा? अब दो सवालात हैं। पहला सवाल ये कि डिस्क्राइब वेदर द टैक्स अथॉरिटी वुड बी एबल टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टैक्स आफ्टर मुबीन्स डेथ एंड व्हाट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ सच रिकवरी। अब ये ना इस चैप्टर का नहीं है, ये चैप्टर 4 का मामला है। ये हमने तफसील से पढ़ा था कि चैप्टर 4 में सिचुएशन ये थी कि जब कोई बंदा इंतकाल कर जाता, आपको याद है ना, हमने उसकी कब्र भी बनाई थी, बंदा भी लटा दिया था, तो उसके टैक्स का हिसाब जो है वो उसके जो लाहिकीन है, ठीक है जी, वो डिसीज पर्सन के जो टेक ओवर करने वाले हैं उनसे लिया जाएगा। तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं और जो केस उस पे चल रहा होगा, जो प्रोसीडिंग उस पे चल रही होगी, वो उसके डिसेंडेंट्स के ऊपर उसको मूव कर दिया जाएगा और केस जहां तक चला होगा उससे आगे का केस उन पे चलाया जाएगा या उसके जवाब दे होंगे। अब इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि इस पर बड़ी तफसीली बात की थी चैप्टर 4 में, लेकिन मैंने आंसर फिर भी प्रेजेंटेशन में ऐड कर दिया है ताकि आप उसको पढ़ सकें एग्जामिनर का आंसर। हाँ, अलबत्ता
हमारा असल सवाल जो था ये था कि कमेंट्स ऑन द स्टेटस ऑफ प्रीसीडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट मुनीर, कि क्या आप प्रीसीडिंग लेंगे, ये सारा सेक्टर 4 का था। एक्चुअली हम ये पढ़ना चाहते थे लिस्ट द पर्सन हु मे बी ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम फाइलिंग द टैक्स रिटर्न। कौन से वो लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करने से जो है वो आजाद कर दिया गया है कि वो भले टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, कोई बड़ा मसला नहीं है। वो कौन से लोग हैं जिनको ये सहूलत हासिल है कि अगर वो टैक्स रिटर्न फाइल ना भी करें तो कोई मसला नहीं, ठीक है, उनको इम्यूनिटी हासिल है। उनको क्या हासिल है? इम्यूनिटी, यानी अमान हासिल है। कौन कौन से लोग हैं? तो कहते हैं कि यस, टैक्स अथॉरिटीज कुछ लोगों को जो है क्या कर सकती है, कुछ लोगों को टैक्स अथॉरिटी कुछ लोगों को इम्यूनिटी देती है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल ना करें, जिसके अंदर एक बेवा औरत हो सकती है, एक 25 साल या उससे कम उम्र का यतीम बच्चा हो सकता है, ऑर्फन बिलो एज ऑफ 25, एक डिसेबल यानी माजूर आदमी हो सकता है, अच्छा, और इसी तरह एक नॉन रेजिडेंट पर्सन हो सकता है जो आपके शहर आपके मुल्क में 183 दिन से कम है, तो उन पर रिटर्न फाइल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर सॉल्वली रीजन ऑफ, जो रीजन ऑफ इस तरह है कि अगर उनके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा है। अब आप कहेंगे सर 500 स्क्वायर यार्ड क्यों उसके साथ रेट किया? भाई 500 से कम होता तो फिर तो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं हुई थी, उन्होंने उस ज्यूरिस्डिक्शन में ही नहीं आना था, क्योंकि 500 स्क्वायर यार्ड से कम के ऊपर तो टैक्स रिटर्न बनती नहीं है, फिर वो चाहे बेवा हो या बच्चा हो, बनती नहीं है। तो इसलिए लिखना जरूरी है कि भले उसके पास 500 स्क्वायर यार्ड या उससे बड़ा प्लॉट या मकान है तब भी उस पर टैक्स रिटर्न लागू नहीं होती। ओनिंग अ फ्लैट, कोई ऐसा फ्लैट जो म्यूनिसिपैलिटी लिमिट में फॉल करता है, कंटोनमेंट में फॉल करता है या इस्लामाबाद जैसे कैपिटल टेरिटरी में फॉल करता है, तब भी इन चारों पर टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजिम नहीं है। ओनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी रेटिंग एरिया, अगर रेटिंग एरिया में भी है तो भी नहीं, इसका टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा, ठीक है जी। और अगर ये 200 स्क्वायर फीट का 2000 स्क्वायर फीट का कोई फ्लैट है और वो भी रेटिंग एरिया में है, रेटिंग एरिया यानी पोश एरिया, तब भी नहीं है। और अगर उनके पास कोई व्हीकल, मोटरसाइकिल या गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी 1000 सीसी से ज्यादा है, तब भी उन्हें रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिन पर वो चीजें जिस पर दूसरों पर टैक्स लग जाता है, इन पर वो होने के बावजूद नहीं लगेगा। उसकी वजह या तो ये बेवा खातून है, या ये कोई यतीम बच्चा है, या ये कोई मजदूर है, या कोई ऐसा बंदा है जो हमारा रेजिडेंट है ही नहीं। क्लियर बच्चों? अब आगे आ गया नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस। देखिए, अगर हमारा कारोबार बंद हो जाता है, कारोबार क्लोज हो जाता है, तो इसकी इत्तला पर वक्त देनी जरूरी है टैक्स डिपार्टमेंट। तो कहा जाता है कि अ पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस, एक बंदा जो कारोबार को बंद कर रहा है या उसको अब जारी नहीं रखना चाहता, उसे चाहिए कि जब वो इसे जारी नहीं रखना चाहता या बंद कर देता, उसके 15 दिन के अंदर इसके डिसकंटिन्यूशन का नोटिस जो है वो कमिश्नर को भेजते। ठीक है जी। द पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ स्मॉल बिजनेस या बिजनेस तो डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल हिमसेल्फ आर बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर, वो खुद से या कमिश्नर उससे कहेगा कि नोटिस करेगा कि रिटर्न ऑफ इनकम जो है वो तुम क्या करो, फॉरवर्ड कर दो फर्स्ट डे ऑफ द, यानी फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द स्टार्टिंग टैक्स ईयर, यानी 1 जुलाई से ऑनवर्ड जितना भी तुम्हारा पीरियड है। और ये वो हो सकता है कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही कह दे कि अगर कारोबार 1 जुलाई से चल रहा था लेकिन नवंबर में खत्म हो गया तो 5 माह की रिटर्न, और अगर मार्च में खत्म हुआ तो 9 माह की रिटर्न फाइल करो। ठीक है जी। ये वो खुद से भी कर सकता है और उसे कमिश्नर भी कहेगा।
लेकिन एक ऐसी सूरत हाल कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला है कि लोग नोटिस देते ही नहीं है, डज नॉट गिवन नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूनेस एंड कमिश्नर हैज ग्राउंड। तो फिर कमिश्नर खुद असेस कर लेता है कि मेरा इंस्पेक्टर गया, उसने आके इत्तला दी कि जनाब वो तो ताला लगा हुआ है, 2 दफा देखा, 3 दफा देखा, तो उसके पास सॉलिड ग्राउंड ऐसे को आ जाते हैं कि मीटर का कनेक्शन भी कटा हुआ है, तो वो समझ जाता है कि बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यूस हो गया है एंड टैक्स पेयर इज लाइकली टू डिसकंटिन्यू। तो खुद ही समझ जाएगा कि बिजनेस डिसकंटिन्यू है। इस केस में भी वो इंस्पेक्टर से कहेगा कि उससे राब्ता करो और उसे कहो कि फॉरेन टैक्स रिटर्न फाइल करे 1 जुलाई से ऑनवर्ड जितनी भी देर उसका कारोबार चलता है। क्लियर जी? अच्छा, लेकिन आपको याद होगा कि थोड़ी देर पहले मैंने एक जगह आपसे कहा था कि फॉरेन इनकम पर भी टैक्स रिटर्न देनी जरूरी है, लेकिन इसका जिक्र आगे आएगा 116A। ये वहां पे मैंने कहा था जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया। तो अब देखते हैं कि कौन सी सूरत ऐसी है कि जब किसी बंदे के लिए कि जब तो वो, हाँ ये था वहां लिखा था कि वो रेजिडेंट हो, लेकिन उससे उसकी बाहर की आमदनी का भी हिसाब मांगा जाए, बाहर की आमदनी का भी हिसाब मांगा जाए। ऐसी कौन सी सूरत हो सकती है? तो कहते हैं एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल हैविंग फॉरेन इनकम फॉर नॉट लेस देन 10,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, यानी $10,000 से कम है तो भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं, खा जा पी जा मौज में ला जा, नॉट लेस देन। लेकिन अगर 10,000 या इससे ज्यादा है तो फिर तुमसे पूछा जाएगा अगर तुम रेजिडेंट हो। हैविंग अ फॉरेन एसेट, बाहर तुम्हारा कोई एसेट है लेकिन वो अगर 100,000 यानी $1,00,000 से ज्यादा का है, $1,00,000 या उससे ज्यादा का, तो फिर अगर $75,000 का है, सॉरी अगर $75,000 का है, अगर $65,000 का है, फिर कोई फिक्र नहीं है, इवन 99,000 का फिर भी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन $1,00,000 से ज्यादा का है, $100,000 से ज्यादा का है, और इसका मतलब ये होगा अगर एक बंदा हमारा रेजिडेंट है, रेजिडेंट का मतलब ये 183 दिन या इससे ज्यादा क्याम कर चुका पाकिस्तान में, और बाहर से आने वाली आमदनी में उसके पास जो है वो $10,000 या इससे ज्यादा उसने कमाया है, और यहाँ पे उसका वहां पे न्यूयॉर्क में एक फ्लैट है जिसकी मालियत $1,00,000 की, तो फिर उसके लिए यहाँ पे रिटर्न सबमिट करना जरूरी। अब दूसरी बात आ गई है, द पर्सन टोटल फॉरेन एसेट एंड लाइबिलिटीज एज ऑन लास्ट डे ऑफ द टैक्स ईयर, तो उसकी टोटल एसेट और लाइबिलिटी बताना जरूरी है कि बाहर तुम्हारे कितने एसेट हैं और क्या तुम्हारी वहां मसरूफियात और अखराजात हैं, लेना देना क्या है। एनी फॉरेन एसेट ट्रांसफर बाय अ पर्सन टू एनी अदर पर्सन, तुमने कोई अपना फ्लैट, अपनी गाड़ी या कोई चीज दूसरे बंदे के नाम की हो और उसके लिए तुमने कोई रकम वसूल की हो, तो जो रकम वसूल की है ट्रांसफर के लिए वो भी बतानी जरूरी है, और उसमें तुमने कितना कमाया है ये नुकसान किया। कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ फॉरेन इनकम एक्सपेंडिचर ड्राइव ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, कंप्लीट यानी मालूमात कि उसमें इनकम कितनी है और एक्सपेंडिचर मतलब अखराजात कितने हैं, ये दोनों चीजें वाज़ेह होनी चाहिए। ठीक है जी। और कमिश्नर मे बाय नोटिस रिटर्न द रिक्वायर एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज इन ओपिनियन ऑफ द कमिश्नर ऑन द बेसिस ऑफ रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन रिटर्न, यानी उसके पास कोई ऐसी रीजन है तो वो किसी से भी कह सकता है कि तुम अपनी फॉरेन इनकम पर रिटर्न फाइल करो। कौन कह सकता है? कमिश्नर। तो कमिश्नर में भी नोटिस इन रिटर्न बीइंग एन इंडिविजुअल, जिसके मुताबिक कमिश्नर को ये लगता है कि इस बंदे के पास बाहर का खासा पैसा है तो ये क्या करे, ये रिटर्न फाइल करे। लेकिन आम हालात में हमारी क्या रिक्वायरमेंट थी, वो हमारा रेजिडेंट हो, 10,000 या इससे ज्यादा की आमदनी हो या 1,00,000 या इससे ज्यादा के एसेट्स हो, तो उसे बताना पड़ेगा कि उसके बाहर क्या एसेट्स हैं और क्या उसकी जिम्मेदारियां या लाइबिलिटीज हैं, और वहां पे उसने कितनी प्रॉपर्टी बेची यानी ट्रांसफर की किसी बंदे को, उसमें क्या कमाया, और इसके अलावा उसकी फॉरेन इनकम कितनी है, आमदनी कितनी है,
और उस आमदनी में से वो कितने अखराजात करता है। लेकिन इसके अलावा कोई बंदा ऐसा मिलता है कि कमिश्नर या इंस्पेक्टर उसको बताता है कि एक बंदा है, पाकिस्तान में रह रहा है, नाम इसका विलियम है और पिछले 9 माह से इधर ही है। इसके घर में कभी जो है वो फूड डिलीवरी वाले आ रहे होते हैं, कभी इसके घर में जो है जूसर ब्लेंडर आ रहे होते हैं, कभी इसके घर में जो है मिक्सचर वाले आ रहे होते हैं और कभी इसके घर में गाड़ियां नहीं आ रही होती। तो वो ये सोचता है कि अच्छा तो ये क्या करता है, कहते हैं रहता इधर ही है, 9 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन मसला ये है कि काम कोई नहीं करता। तो कमिश्नर कहेगा इसको नोटिस दे दो, ये बंदा हमारा रेजिडेंट हो चुका है, पैसे इसके पास बाहर कहीं पड़े तो ये रिटर्न फाइल करे, तो ये कर सकता है कमिश्नर खुद। ठीक है जी। अच्छा तो चलिए यहाँ पे हम एक सवाल आपके साथ शेयर करते हैं ताकि थोड़ा मूड बदल जाए आपका। तो बस ये सवाल है, इसके बाद हम एक छोटा सा जो है वो बात करने के बाद, सवाल करने के बाद वाइंड अप करें इसको। अच्छा जी, सबसे पहली बात ये कि मिस्टर सनी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन द मार्च 2010 फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल अ रिटर्न of income for the tax year 2003 to 6 within 20 days receiving of the notice. In your capacity as tax consultant, advise Mr. Sami on the following issues along with the appropriate explanation. आपको टैक्स कंसल्टेंट माना गया और आपको कहा गया है कि उसको लिए कोई आप तजवीज दें, कोई उसको एडवाइस करें। तो कहता है कि ये पहले वाला पॉइंट मैंने अभी छोड़ दिया है। If Mr. Sami is not in a position to meet the deadline for filing return, can he get an extension? क्या वो एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं? ये मार्च 2010 का सवाल है, 7 नंबर का है कि क्या वो एक्सटेंशन हासिल कर सकते हैं? तो यस। हाउ? ये है मिस्टर समी, ये नहीं मिस्टर समी, मैंने कहा तस्वीर भी लगा दो क्योंकि आप अक्सर कहते हैं कि बंदों के नाम बताते रहते हैं, तस्वीर नहीं लगाते, तो तस्वीर लगा दो। तो हाउ टू रिक्वेस्ट अ सबमिट डेडलाइन एक्सटेंशन, कि डेडलाइन एक्सटेंशन कैसे कही जा सकती है? तो कहते हैं एक पर्सन को अगर जरूरत हो तो वो अप्लाई कर सकता है टाइम एक्सटेंशन के लिए। इस चीज की इजाजत जो है हमारा सेक्शन 119 जो है वो देता है टैक्स ऑर्डिनेंस का। तो उसको कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को ग्रांट करेगा एक्सटेंशन, लेकिन उसके लिए सॉलिड बैकग्राउंड चाहिए। तो आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन CIR यानी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सेटिस्फाई द एप्लीकेंट इज अनएबल टू फर्निश द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट, यानी हर किसी को अगर ऐसे देने लगे तो फिर तो लोग ढीले पड़ जाएंगे, वो रिटर्न फाइल ही नहीं करेंगे। लिहाजा क्या है, वो ऐसे नहीं देगा, वो इस चीज की तसल्ली करेगा, मुतमिन हो जाएगा कि वाकई ये बंदा टैक्स रिटर्न फाइल करने की पोजीशन में नहीं था। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान से बाहर चला गया था और फ्लाइटें बंद हो गई थी, वक्त पे आ नहीं सका कोविड की वजह से, खुद बीमार हो गया था। ये देखिए आप सभी, ये तस्वीर मिलती है ना, देखिए इधर और इधर, नहीं उसमें ऐनक लगी हुई है, उसमें ऐनक लगी हुई है। तो ये बीमार था ना, तो उस वक्त इसने कटिंग शटिंग नहीं ना कराई होगी, आप कटिंग हुई हुई है तो कटिंग नहीं कराई होगी, है तो वही है सारा। आप कलर देख लें, कंप्लेक्शन देख लें। अच्छा नहीं, उस वक्त कलर जरा सफेद पड़ गया था, पीला पड़ गया था, उसकी वजह ये कि बुखार था ना वो उधर। अच्छा तो देखिए पाकिस्तान से बाहर था, फ्लाइट नहीं मिली, सिकनेस और अदर मिस एडवेंचर, सिकनेस हो गई, और मिस एडवेंचर हो गया, ठीक है जी, जा रहा था बाइक पे, बेचारे का पैर वो टायर स्लिप हो गया, एनी अदर रीजनेबल कॉज, कोई रीजनेबल कॉज हो सकती है, तो ऐसी सूरत में उसे ग्रांट कर दी जाएगी एक्सटेंशन, तो उसे एक्सटेंशन ग्रांट, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब जहां तक सवाल है कि अगर ये इन हालात को मीट ना कर सका, नॉर्मल एक्सटेंशन अगर वो नहीं कर सका, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसको सरचार्ज पड़ेगा, और ये सरचार्ज आप पढ़ के आए थे अभी कि एन एक्सटेंशन शुड नॉट एक्सीड 15 डेज, 15 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिलती। अंडर एक्सेप्शनल केसेस ज्यादा मिल जाती है, लेकिन आम तौर पे 15 दिन से ज्यादा की एक्सटेंशन मुश्किल ही मिलती है। लेकिन कोई बंदा तब भी फाइल ना कर सके तो एक्सटेंशन इन द टाइम ऑफ फाइलिंग रिटर्न डज नॉट एक्सटेंड ड्यू डेट फॉर पेमेंट, अब मजीद एक्सटेंड नहीं हो सकेगी एक्सटेंशन, तो ऐसी सूरत में आपको डिफॉल्ट सरचार्ज देना पड़ेगा। तो डिफॉल्ट सरचार्ज जो है वो हम टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी आप पढ़ के आए सरचार्ज के साथ जो 25% जुर्माना था वो नहीं,
सिर्फ सरचार्ज अदा करना पड़ेगा। क्लियर जी? अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज और कर लेते हैं, वो क्या कि वो जो पहला सवाल रह गया था, इज कमिश्नर जस्टिफाई इन इशूइंग अबव नोटिस का कमिश्नर जस्टिफाई है, तो उसके पास क्या जस्टिफिकेशन है इस नोटिस को इशू करने की। कहते हैं वेयर कमिश्नर इज इन व्यू दैट मिस्टर सनी इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम बट ही फेल्ड टू डू सो, उसने ऐसा नहीं किया, और जब उसने नहीं किया और ऐसी सूरत में he can issue the notice in respect of last 5 tax year कि उसने पिछले 5 साल में कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की हुई, और फर्दर ये जस्टिफाई करता है कि कमिश्नर विल गिव हिम 30 days from the date of service of notice। However, कमिश्नर may allow longer period, वो ज्यादा भी दे सकता है, लेकिन उसके पास ये जवाब है कि पिछले कई सालों से ये रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, जब इसके पास पैसे वैसे भी ठीक नजर आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द इंस्पेक्टर रिपोर्ट। तो वो इस बेस पर क्या कर सकता है, उसको जज कर सकता है। तो ये बच्चों बेस होगी। बस आखिरी बात, और फिर बात वाइंड अप करते हैं। आखिरी बात क्या है, बिजनेस बैंक अकाउंट। अच्छा, बिजनेस बैंक अकाउंट बताना बड़ा जरूरी है। अगर हम बिजनेस करते हैं तो कहते हैं कि एवरी टैक्स पेयर शेल डिक्लेयर द कमिश्नर द बैंक अकाउंट यूटिलाइज बाय टैक्स पेयर फॉर द बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए जो भी आप अकाउंट यूज करते हैं, वो एलाइड बैंक का है, मेजान बैंक का है, वो भले जो है सिटी बैंक का है, या वो एमसीबी का है, किसी भी बैंक का, जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है वो अकाउंट नंबर आपका बताना जरूरी है। उस ब्रांच का एड्रेस वगैरह हर चीज आपके लिए देनी जरूरी है। अच्छा, बिजनेस अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल मॉडिफाइड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये ओरिजिनल मॉडिफाइड जो नया आया था फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म जो नया आया था, उसके अंदर सबमिट करना जरूरी है। और बैंक अकाउंट मीन्स बैंक अकाउंट यूटिलाइज, यानी बैंक अकाउंट का टाइटल जो आप यूटिलाइज करते हो टैक्स पेयर, और जहां से आप सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारा आपको ओरिजिनल जो है वो फॉर्म के ऊपर देना पड़ेगा। तो कारोबारी बैंक अकाउंट का ऐलान या तरमीम शुदा रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जरिए बताना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता आप खाली बिजनेस करते हैं, आप इंडिविजुअल नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, एओपी है, तो आप चाहे तो एफडीआर को ई पोर्टल पे भी इसकी इतला दे सकते हैं। और लास्ट डेट में अकाउंट बताने की वो 30 सितंबर है। ज़ाहिर 30 सितंबर जो है वो क्यों है, क्योंकि अगर आप 2020 फर्ज करते हैं तो हर साल जो है उसकी डेट उसके यानी 30 जून से 2 माह आगे तक कर सकते हैं, जुलाई और अगस्त, तो तब तक आपका ये बताना जरूरी है। क्लियर बच्चों? तो ये हो गई हमारी आज की बात। इंशाल्लाह कल आपसे क्लास में मुलाकात होगी, और कल कोशिश करेंगे कि हम 2